हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है सम नेचुरल फिनोमेना। अभी तक हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है ये आप पहले पढ़ चुके हो। मैंने आपको जियोग्राफी में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया था। वही यस टॉपिक सर। आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो यहाँ से आपका एक चैप्टर जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर कैसा होता है अर्थ का, कौन कौन सी लेयर होती है, कितना उसका थिकनेस होता है, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार देख लो। देखो, जो अपना प्लानेट अर्थ है, इसको पूरे को जियोस्फीयर कहते हैं। पूरे प्लानेट को, अर्थ के पूरे जो ये गोला है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि स्पेरिकल ये शेप है, तो उसको बोलेंगे क्या? जियोस्फीयर। द जियोस। आउटर rocky part of the earth is called lithosphere or crust. On the lithosphere, live plants and animals which together form the biosphere. The depressions in the lithosphere are filled with vast volcanoes, sorry, oceans. The watery part is called hydrosphere. देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप जो भी देखते हो अर्थ के सरफेस के ऊपर, मिट्टी पत्थर जो आपको दिखता है, वो क्या है? लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर की थिकनेस एक लिमिट तक होती है। अप्रोक्सीमेट 80 किलोमीटर तक की थिकनेस होती है लिथोस्फीयर की। ठीक है, और इसी में आप देखोगे 80 किलोमीटर की थिकनेस जो है, इसी में ओशियन भी आ जाते हैं। तो जहाँ पे ओशियन है उसको हाइड्रोस्फीयर, और जहाँ पे ये मिट्टी और पत्थर वाला जो पार्ट है, लैंड। लैंड वाला जो पार्ट है, उसको बोलेंगे क्या? इसको आप बोलोगे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, लिथोस। लिथोस्फीयर तो सारा है। लिथोस्फीयर तो 80 किलोमीटर की हाइट तक की डिपनेस में अगर आप जाओगे अर्थ को डिग करते हुए, तो लिथोस्फीयर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंट पे भी है और लिथोस्फीयर ओशियन पे भी है। ओशियन वाले लिथोस्फीयर को आप बोलोगे हाइड्रोस्फीयर, और जो लैंड वाला जो लिथोस्फीयर है उसको बोलोगे क्या? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये था। अच्छा, लिथोस्फीयर को आप क्रस्ट भी बोल सकते हैं। तो देखो, जो अपनी अर्थ है उसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखना, ये 3 लेयर्स, ये जो यस। आपको सबसे बाहर ये एक ब्लैक ब्लैक कलर का, एक हल्का सा डार्क रेड कलर का ये पॉइंट दिख रहा है। ये जो लाइन है, यस सर। ये जो मतलब कि इसकी थिकनेस है ये कम होती है, और इसको बोलते हैं क्या? क्रस्ट। क्रस्ट। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद में ये आपको येलो कलर वाला दिख रहा होगा। ये जो येलो कलर है इसको बोलते हैं मेंटल। और इसके बाद में ये जो ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ये आउटर कोर, और ये वापस से इसके अंदर वाला ये येलो कलर, ये है इनर कोर। तो देखो, कोर जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आउटर जो लेयर है, जो डार्क कलर की रेड कलर है यहाँ पे, वो क्या है? यहाँ पे आउटर कोर, सॉरी आउटर क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद में इनर क्रस्ट आती है। जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है यहाँ पे, वो है इनर क्रस्ट। इसके बाद में येलो कलर जो कि है मेंटल, और मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल इस तरह से होता है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर मेंटल की अपर मेंटल, और नीचे वाली लेयर मेंटल की लोअर मेंटल। उसके लोअर बाद में मेंटल। आता है क्रस्ट, सॉरी कोर। कोर का जो बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे आउटर कोर, और जो बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे क्या? इनर कोर। ठीक है, ऐसे कोर। क्यों डिवाइड किया जाता है? ऐसे डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थ के जो अलग अलग लेयर है उनकी जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अलग अलग होती है। जैसे किसी लेयर का डेंसिटी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, इसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। कोई लेयर जो है वो मोल्टन स्टेज में होगी, मतलब कि थोड़ी सी लिक्विड टाइप स्टेज में होगी। कोई लेयर एकदम सॉलिड स्टेज में होगी, कोई लेयर एकदम प्लास्टिक टाइप स्टेज में होगी। तो इसी तरह से इनको अलग अलग अपन बांटते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो क्रस्ट।
It is the outer layer of earth on which our continents and ocean basins rest. It is thickest in the continental region, where it has a average thickness of 40 kilometers, and thinnest in the oceans where it may have maximum thickness of 10 किलोमीटर अप्रोक्स। तो जो क्रस्ट वाली जो लेयर होती है कैसे होती है, देखो अगर आप अर्थ के ऊपर वाली लेयर को देखो तो जैसे मान के चलो ये एक लेयर है। अब यहाँ पे देखना ओशियन जो है इस तरह से होगा, ये यहाँ पे ओशियन है। ओशियन तो ऐसे गड्ढे में होता है ना, तो मान के चलो ये गड्ढा है अर्थ के सरफेस पे, और ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। ये इसके बाद में लेयर स्टार्ट हो जाती है मेंटल की, ये मेंटल लेयर है, और सबसे नीचे कोर। तो देखना ये तो है कोर, ये है मेंटल, और ये है अपना क्रस्ट। देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये जो थिकनेस है ये कॉन्टिनेंट के ऊपर थिकनेस है, क्योंकि इसके ऊपर ये क्या है, ये लैंड फॉर्म्स है, ये कॉन्टिनेंट के ऊपर है। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस तो होगी 40 किलोमीटर के अप्रोक्स। लेकिन यहाँ पे देखना ये ओशियन है, ऊपर वाले में तो ये पानी है, यहाँ से यहाँ तक ये है इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये है 10 Yes, sir. किलोमीटर्स। इसका मतलब आपका जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट के नीचे उसका जो गहराई होगी वो ज़्यादा होगी, ओशियन के नीचे उसकी गहराई कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये लेयर होता है। नेक्स्ट देखो मेंटल। द लेयर beneath the earth's crust is called the mantle. Mantle is important because it accounts for nearly half of the radius of the earth, जिसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 2900 किलोमीटर। The dynamic process which determines the movements of the crust plates are powered by the mantles. Are powered by the mantles. The mantle is a cell of a red hot rock and separates the Earth's metallic and partially melted rock, both in inner and the outer rock, from the cooler rocks of the Earth's crust. It consists of silicate minerals rich in magnesium and iron. The density of mantle increases with depth from about 3.5 grams per cubic centimeters to around 5.5 grams per cubic centimeter near the आउटर कोर। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ये अपना अर्थ है उसके कोर के अंदर जाओगे, सेंटर के पास जाओगे, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। सबसे आउटर जो लेयर होती है वहां पे डेंसिटी बहुत कम होती है, और अंदर जैसे 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 मेंटल फिर कोर, कोर में बहुत ज़्यादा होती है डेंसिटी, अप्रोक्सीमेट 13 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास ये डेंसिटी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो मेंटल जो है उसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर। इतनी मोटी जो है ये मेंटल ये लेयर जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये थोड़ी सी मोल्टन है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें लिक्विड टाइप में आपको रॉक्स देखने को मिलेगी। एक्चुअल में ट्रांजिशन है। कोर जो है, कोर का जो पार्ट होता है उसमें मेटेलिक जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। आउटर जो लेयर है जिसको क्रस्ट बोलते हैं उसमें पत्थर मिट्टी ये वाला पार्ट ज़्यादा है। तो इनका जो ट्रांजिशन है वो है मेंटल। तो इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे प्लास्टिक या लिक्विड फॉर्म में होंगे, और इसी के ऊपर ये जो क्रस्ट वाली जो लेयर है ये फ्लोट होती है। अलग अलग प्लेट जो होती है वो फ्लोट होती है मेंटल की लेयर के ऊपर। ठीक है, outer core. The outer core is around 2300 kilometer thick. The outer core appears to be in molten state. It consists iron and nickel in molten state. It also contains sulfur. तो आउटर कोर जो है वो भी मोल्टन स्टेज में आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि ये भी थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है आयरन और निकल। ठीक है, आउटर कोर में आयरन और निकल का जो कंटेंट सॉरी जो इसका जो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें सल्फर भी होता है। इनर कोर देखो, इनर कोर इज अबाउट 1300 किलोमीटर थिक एंड इज सराउंडेड बाय आउटर कोर।
इट इज ए सॉलिड बॉल एंड इज कंपोज्ड ऑफ आयरन। तो जो इनर कोर जो है वो पूरे के पूरा आयरन से बना हुआ है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, एक बॉल के जैसे बहुत बड़ा बॉल, जिसका आपको जो डायमीटर है वो आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेट 1300 किलोमीटर के आसपास। तो टोटल जो अर्थ की रेडियस है कितनी हो गई, अर्थ की रेडियस कितनी है, अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर अप्रोक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक है। इसमें से देखो डिवाइड करो तो स्टार्ट के 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर नहीं होता, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास होता है। तो स्टार्ट के 80 किलोमीटर तक तो क्रस्ट, उसके बाद में स्टार्ट होता है अपना मेंटल। तो 80 किलोमीटर से स्टार्ट होगा और 2900 किलोमीटर की थिकनेस में जाएगा क्या, अपना मेंटल जो लेयर है वो। उसके बाद में आता है आउटर लेयर, आउटर कोर जिसको बोलते हैं। तो आउटर कोर की जो थिकनेस है वो होगी यहाँ पे 2300 किलोमीटर। उसके बाद में इनर कोर जिसकी थिकनेस है लगभग 1300 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको रफली ऐड करोगे तो ये आएगा 6400 किलोमीटर। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये अर्थ की अलग अलग लेयर का आपको समझ में आया कैसे कैसे इनको डिवाइड करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखते हैं अर्थक्वेक कैसे आते हैं। अगर आपको लेयर का पता लग गया तो आपको अर्थक्वेक की साइंस भी पता लग जाएगी, इसका पीछे क्या रीजन है वो भी पता लग जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले देखो अर्थक्वेक होता क्या है। एनी सडन वाइब्रेशन और मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट caused by natural or man-made forces resulting in shaking or trembling is called earthquake. ओके, तो इसको बोलेंगे क्या, अर्थक्वेक। जब कभी भी अर्थ की क्रस्ट में जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई वाइब्रेशन होगा, कोई ट्रेमलिंग मतलब कि उसमें कुछ ऐसे दरदरा टाइप में कुछ होता है, तो उसको बोलेंगे क्या, अर्थक्वेक। ठीक है, और कैसे होता है, क्यों होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको अर्थक्वेक की कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या क्या पॉइंट होते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से दो लेयर, दो प्लेट है। एक प्लेट देखो ये रही, ये दिख रहा है पेस्ट्री टाइप का। Yes, sir. तो ये जो चंक है ये है किसका, ये है अर्थ के ऊपर, अर्थ के क्रस्ट में प्लेट्स होती है, अलग अलग प्लेट्स। तो उसमें से दो प्लेट को काट के आपको दिखाया गया है प्लेट कैसे मूवमेंट करती है। एक प्लेट ये इस साइड में है, प्लेट ए, एक प्लेट ये रही प्लेट बी। अब ये मूवमेंट कैसे कर रही है देखना, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के टच हो रही है, यहाँ पे Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फोल्ट क्रिएट होगा, फोल्ट मतलब समझते हो, दरार क्रिएट होगी यहाँ पे। एक दूसरे के पास आके ये एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, या तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे या फिर एक दूसरे के पास में से रगड़ते हुए मूव करेंगे। जब कभी ऐसा जब मूवमेंट होता है प्लेट्स का तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन आता है, दोनों प्लेट्स में वाइब्रेशन आता है। ऐसा वाइब्रेशन जो इनके अंदर जो फंसने से या फिर फ्रिक्शन की वजह से टेंशन क्रिएट होती है उसकी वजह से वाइब्रेशन आता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक यहाँ पे जो है, ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के पास पास में ऐसे मूव कर रही है और फंस गई है, और फिर ये एकदम से उसको रिलीज होता है वो टेंशन। तो यहाँ पे देखो अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहाँ से होगा, ओरिजिनेट देखो यहाँ से, ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से मान के चलो ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब यहाँ से जो फॉल्ट है वो एकदम से जो है रिलीज हुआ है। तो ये जहां से ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं फोकस। Focus. ये पॉइंट याद होना चाहिए, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, Focus. फोकस देखो लेयर के अंदर के साइड में है, मतलब कि सरफेस के ऊपर नहीं है फोकस, सरफेस से बहुत नीचे है जहां से ये फॉल्ट आपका रिलीज हो रहा है। तो यहां से ये फोकस है, इसके जस्ट ऊपर पैरेलल, बिल्कुल सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, जब आप इसके ऊपर जाओगे सरफेस के ऊपर तो एक पॉइंट आएगा जहां पे ये सरफेस के ऊपर आपको ये पॉइंट दिखेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये देखो जहां पे ये आपको अर्थ के ऊपर ये पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर।
एपिसेंटर। समझ में आया फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है? अब यस देखना, सर। फोकस जो होता है ना, ग्राफ। वहां से जो फोकस होता है वहां से एक्चुअल में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, वाइब्रेशन कहां से स्टार्ट होगा? फोकस से स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो फोकस का जो वाइब्रेशन है ये अपने को सरफेस के ऊपर कहां पे दिखेगा? एपी सेंटर पे दिखेगा। देखो, यहां से ये फोकस का वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो रिंग के शेप में वाइब्रेशन होता है। कभी आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो तो पत्थर जो है वहां पे जो शॉक वेव क्रिएट करता है, वो कैसे क्रिएट करता है? इस तरह से, ऐसे ही क्रिएट करता है। यस सर। तो ये जो है यस सर। ऐसे ही ये रिंग की शेप में ये जो शॉक वेव है ये बाहर निकलती है। तो ये फोकस से जब रिंग की शेप में ये शॉक वेव बाहर निकलेगी इस तरह से, जो आप ये रिंग देख रहे हो ना सरफेस के ऊपर, ये रिंग ये इसी की है कि यस सर। ये जो फोकस है यहां से ये शॉक वेव जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। सबसे पहली बात, फोकस से स्टार्ट हुआ वो शॉक वेव, लेकिन जब आप सरफेस के ऊपर जाओगे तो सरफेस पे वो शॉक वेव स्टार्ट होता हुआ कहां से दिखेगा? एपी सेंटर पे, क्योंकि वो क्या है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है उस फोकस के पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो यहां पे ये जो एपी सेंटर है, यहां से देखना आपको रिंग जो है ये गोल गोल दिख रही है। एक्चुअल में ये जो रिंग है यहां पे देखना, इन रिंग्स की लाइंस देखो, हो तो रही है और ये ओरिजिनेट कहां से? फोकस से। लेकिन अपने को दिख कहां रही है? अपने को कहां दिखेगी ये? एपिसेंटर। एपी सेंटर से, क्योंकि फोकस के पास तो आप जा ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल सरफेस के अंदर होगा। एपी सेंटर पे वो पॉइंट बनेगा जहां से वो रिंग जो है वो आपको बाहर जाते हुए दिखेगी। ये देखो, ये रिंग वही है जो फोकस से ही ओरिजिनेट हो रही है। ये देखो इस तरह से। यस सर। आ रहा है समझ में या ऊपर से जा रहा है? यस सर। सर आ रहा है। सर पहले भी तो पढ़ा हुआ है। ये देखो इस तरह से ये जो शॉक वेव है कहां से ओरिजिनेट हो रही है, दिख रही है क्या अभी आपको? यस सर। फोकस से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन अपने को फील कहां से होगा? एपी सेंटर से। तो क्या मैं ऐसे बोल एपिसेंटर। सकता हूं एपी सेंटर से भी अपने को ये जो वेव है कैसे दिखेगी? इस तरह से जाती हुई। तो मुझे आप बताओ, सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे आप रहते हो, तो सबसे पहले अगर अर्थक्वेक आएगा तो कहां पे फील होगा? एपिसेंटर। एपी सेंटर। हालांकि ओरिजिनेट कहां से होता है वो? फोकस से, लेकिन फील कहां से होता फोकस। है? एपी सेंटर से। ठीक है, एपिसेंटर। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, यस। इतना बहुत है समझने के लिए। अब देखो डेफिनेशंस, इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, उनके बारे में देखो। ए शॉक और ए सीरीज ऑफ शॉक्स ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल रॉक्स इज कॉल्ड earthquake। ये मैंने आपको बता दिया। द पॉइंट्स विद इन द क्रस्ट और द मेंटल वेर ए सडन शिफ्ट ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सिस्मिक ओरिजन, या फिर सिस्मिक फोकस, या फिर हाइपोसेंटर। तो ये फोकस जो है इसी के ये सारे नाम है। फोकस बोल दो, सिस्मिक फोकस बोल दो, सिस्मिक ओरिजन बोल दो, या फिर हाइपोसेंटर बोल दो। ठीक है, फोकस के ये सारे नाम है। नेक्स्ट देखो, द वेव्स जनरेटेड इन द लिथोस्फीयर ड्यू टू द सडन शिफ्टिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक्स आर कॉल्ड शॉक वेव्स या सिस्मिक वेव। जो रिंग रिंग जो आपको एपिसेंटर से दिख रही थी उनको बोलते हैं क्या? सिस्मिक वेव, या फिर आपको बोलेंगे इसको शॉक वेव्स। ठीक है, कहां से? एपिसेंटर से। The point directly above the seismic focus on the of an earthquake where the shock wave reaches above the earth crust is called epicenter। तो फोकस से सबसे पहले जो वेव है वो पहुंचती है कहां पे? एपिसेंटर पे। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स एंड देन रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो जहां जिस इंस्ट्रूमेंट से ये चेक करते हैं कि कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, कितना उसमें पावर है, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नॉन एज सिस्मोलॉजी। तो जब कभी आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ोगे, मतलब कि जब आप इसको डीप में पढ़ोगे अच्छे से, प्रोफेशनली जब आप सिस्मिक वेव को पढ़ना चाहते हो, तो उस पूरे साइंस को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोग्राफ कैसा दिखता है उसको देखने से पहले मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर।
अंजनी, सौम्या, कोई डाउट है? नो सर। चलो अब देखो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कैसा दिखता है? सिस्मोग्राफ एक्चुअल में एक ड्रम होता है, उसमें उसके ऊपर एक पेंसिल लगी होती है, और वो पेंसिल जो है ऐसे हैंगिंग पोजीशन में होती है। जब ड्रम रोटेट करता है तो उसमें जो पेंसिल है वो उस वाइब्रेशन के हिसाब से मूवमेंट करती है। जब अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशन होता है ना, उसके हिसाब से उसमें मूवमेंट होता है, और वो उस ड्रम के ऊपर ऐसे रोल होते हुए उसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ करती है। देखो यहाँ पे ये सर है कभी स्टैंड, जब ये है स्टैंड, इसके ऊपर ये देखो, इसको बोलते हैं मैग्नेट, और ये एक स्ट्रिंग से, ये एक पेंडुलम बॉब के जैसे एक पेंसिल जो है वो लटकती रहती है। यहाँ पे ये पेंसिल है, ठीक है। और जो मैं ड्रम की बात बता रहा था, ये वो ड्रम है। एक्चुअल में ये ड्रम है, इसके ऊपर पेपर रोल किया हुआ होता है, और ये पेपर जो है बाहर निकलता जाता है जैसे जैसे इसके ऊपर पेंसिल जो है रोल करती जाती है। तो अल्टीमेटली आपको पास में जो रीडिंग आती है वो इस तरह से दिखती है। आपको पेपर कुछ ऐसा होता है लंबा सा, और इसके ऊपर जो पेंसिल की जो रीडिंग होती है, ये जो पेन की रीडिंग, वो कुछ इस तरह से होती है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे इनकी एक्चुअल में जो जिसको बोलते हैं कि ये दूरी होगी, उतना ही इंटेंसिटी का ये अर्थक्वेक आपको दिखेगा। इस तरह से इसमें रीडिंग होती है। तो जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करती है, उसी के हिसाब से इसको इसकी इंटेंसिटी को नापा जाता है, ठीक है। द सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूसिंग यस सर। The seismic wave produced during an earthquake are recorded by an instrument called seismograph. The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which starts moving as soon as the earthquake occurs. A pan is attached to the vibrating pendulum, under which it fixed a roller with a chart paper. The pen draws the patterns of the waves produced on the chart paper. By studying these waves, the seismologist can construct a complete map of the earthquake and can estimate its power of distractions. मतलब कि ये जो रीडिंग आती है, इसको फिर बाद में नोट किया जाता है, रीड किया जाता है, समझा जाता है, बाद में जो है बताया जाता है आपको कि कितने इंटेंसिटी का यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, ऐसे जो सिस्मोग्राफ है ये अलग अलग जगह पे इंस्टॉल होते हैं। अलग अलग जगह का मतलब अलग अलग जो कंट्री होती है उसके अलग अलग पार्ट में ये इंस्टॉल होते हैं। तो जहाँ पे ओरिजिनेट होता है, तो वहाँ पे जिस जगह पे ज़्यादा इंटेंसिटी का आएगा तो वहाँ की रीडिंग उस हिसाब से दिखेगी। जिस जिस जगह पे कम इंटेंसिटी का आएगा वहाँ पे रीडिंग कम दिखेगी। तो वो सारे जितने भी सिस्मोग्राफ उस एरिया में होंगे उनकी रीडिंग को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रीडिंग जहाँ पे आई है वही क्या है, उसका एपी सेंटर, ठीक है। इस तरह से पता लगाया जाता यस है। सर। सर ये होते कहाँ कहाँ है, मतलब घरों में तो थी होंगी नहीं। घरों में नहीं बेटा, ये जो गवर्नमेंट के जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उनमें इस तरह के सिस्मोग्राफ लगे होते हैं। ये जो अपना जो गवर्नमेंट है यही अलग अलग जगह पे इनको इंस्टॉल करके रखती है। ऐसे नहीं कि आपके घरों में इसको इंस्टॉल किया जाएगा, ऑफिसेज में, इनमें। जो रीडिंग की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरह से दिखती है आपको रीडिंग, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखते हैं इस रीडिंग को मतलब कि सबसे पहले कॉज ऑफ अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक के रीजन क्या है। एक्चुअल में इस अर्थक्वेक के रीजन को देखने से पहले आप ये देखो इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो रीडिंग है उससे आपको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता लगती है, फिर मैग्नीट्यूड पता लगता है। तो क्या होता है ये चीज़, उसको देखो। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल्स कोल्ड रिक्टर स्केल। तो जिस स्केल पे इसको नापा जाता है, जैसे सेंटीमीटर होता है लेंथ के लिए, टाइम के लिए सेकंड होता है, वैसे ही मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है। विच वॉज डिवाइस्ड बाय एन एमिनेंट सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रिक्टर। तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। इन 1935 इन्होंने इसको बनाया था। देन मॉडिफाइड इन 1965 बाय रिचर्ड एंड बाय रिक्टर एंड हिज कॉलेग बैनो गुटेनबर्ग।
तो इन दोनों ने मिलकर इसको बाद में मॉडिफाई किया और आज भी इसका यूज़ किया जाता है एज ए रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को नापने के लिए। दिस स्केल कैन बी रिलेटेड टू द एनर्जी released at the earthquake center and thus can be used as estimate of the severity of the particular earthquake. The scale has neither a fixed maximum nor a minimum, but earthquake rated as high as 8.4 on the Richter scale have been measured thus far. Earthquake of magnitude 2 are the smallest that may not be normally detected by human senses. Like many other scales, such as scale of measuring length, mass or time, the Richter scale is not linear. The above statement implies that the earthquake of the magnitude 6 on the Richter scale does not have 1.5 destructive energy as compared to an earthquake of magnitude 4 ऑन द रिक्टर स्केल। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जैसे लेंथ होती है, टाइम होता है, उसमें फिक्स यूनिट होती है ना, कि जैसे 1 किलोमीटर के बाद में क्या 2 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर, इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है ना, ऐसा रिलेशन इस रिक्टर स्केल में नहीं होता है। ठीक है, रिक्टर स्केल जो होता है उसमें ना तो कोई मिनिमम लिमिट होती है ना कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। उसमें जो है एक्चुअल में उस इंटेंसिटी को नापा जाता है कुछ पॉइंट्स में। जैसे अगर कोई रिक्टर स्केल पे 4 यूनिट आ रही है कि 4 इंटेंसिटी का कोई उस पर मैग्नीट्यूड का कोई आपके ये आया है, अर्थक्वेक आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स वैल्यू है। यहाँ पे देखो, अगर 6 इंटेंसिटी का आया तो ये जो है इससे 1.5 टाइम डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा, ये एक्चुअल में एनर्जी जो है इसमें ज़्यादा होगी। मतलब कि जैसे जैसे ये स्केल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्ट्रॉय करने की जो पावर होती है उस एनर्जी में, जो कि अर्थक्वेक में एक एनर्जी होती है जिससे कि वो वेव आती है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी तक जो है मैक्सिमम जो रीडिंग जो अपने को देखने को मिली है ह्यूमंस के द्वारा वो आई है 8.4, इससे ज़्यादा अभी तक नापा ही नहीं गया है। ठीक है, तो 8.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है अपने को देखा गया है, ये हाईएस्ट है। और 2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो होता है उससे कम, 2 या फिर उससे कम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो है वो नॉर्मल होते हैं, जो अक्सर आते रहते हैं। डेली अर्थक्वेक आते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्थक्वेक आते रहते हैं, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट चलता रहता है, ये हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कई सालों से अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन जो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं या जो फिर अपने को फील होते हैं वो थोड़े उनका जो टाइम है वो थोड़ा टाइम बाद में वो आते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, इन फैक्ट एन इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो जो मैं बता रहा था आपको कि अगर यहाँ पे जैसे 4 से 6 हो रहा है तो ये 1.5 टाइम्स इसका एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ से इसको आप 8 कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा करीब 1000 टाइम्स ज़्यादा इसमें एनर्जी है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि फिक्स वैल्यू नहीं है कि इसका इतना है तो इसमें इतना यह एनर्जी है, डबल हो गया तो उसमें डबल एनर्जी, नहीं नहीं, जैसे जैसे बढ़ता है ना तो वैसे वैसे इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाता है, उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। यूनिट्स में एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं होता। आप ये नहीं बता सकते कि 4 की यूनिट का है तो उससे और 8 की यूनिट का जो है वो डबल होगा, ऐसे डबल नहीं होता है। ठीक है, वो उसमें मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा एनर्जी वो बढ़ जाती है। रिलेशन जो है इनकी यूनिट्स में वो नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल an earthquake of magnitude 4 is 1000 times more powerful than an earthquake of magnitude 2। बताया अभी 2 से 4 तो डबल होना चाहिए ना, डबल नहीं होता, लेकिन वो 1000 टाइम होता है। डबल ओनली 2 टाइम नहीं होता, 1000 टाइम वो ज़्यादा डिवास्टिंग होता है। सिंपली एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इज 1000 टाइम मोर पावरफुल देन द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। मतलब 4 से जो 6 पे जाएंगे तो वो उससे भी 1000 टाइम वो ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन समझ में आया। यूनिट्स के ऊपर मत जाना, एनर्जी उनमें बहुत ज्यादा होती है। ओके, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। अब देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, द इंटेंसिटी और डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एन एवोल्यूशन ऑफ सेवरिटी of ground motion at the given location. It is measured in relation to the effect of the earthquake on human life. Generally, destruction is described in terms of damage caused to buildings, dams, bridges, and other structures such as reported by
witnesses an intensity scale commonly used and a description of some of the criteria have been prevented below of Richter scale from 1 to 10। तो इंटेंसिटी अलग चीज है, मैग्नीट्यूड अलग चीज है। मैग्नीट्यूड एक्चुअल में उस एनर्जी को बताता है जो उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक में है, ठीक है। इंटेंसिटी वो चीज है कि वो उस एनर्जी से कितना नुकसान होगा, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। और मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी एनर्जी, अर्थक्वेक की एनर्जी तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। उससे कितना नुकसान होगा उसको बोलेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। दोनों टर्म्स अलग अलग है, दोनों का पता होना चाहिए। तो रिक्टर स्केल पे 1 से लेके 10 तक की यूनिट तक का जब अर्थक्वेक आता है तो उससे जो इंटेंसिटी है, सॉरी इंटेंसिटी का मतलब है कि कितना उसमें नुकसान हो रहा है, तो नुकसान जो है उसमें बढ़ता जाता है। 1 इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक है तो वो थोड़ा सा कम नुकसानदायक है। जैसे जैसे इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड इसका बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी उसकी बढ़ेगी, मतलब नुकसान पहुंचाने की उसकी पावर जो है वो बढ़ेगी। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे देखो। नो सर। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो रिक्टर स्केल है ना, ये तो नापता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। रिक्टर स्केल किसको नाप रहा है, मैग्नीट्यूड को। और रही बात इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी को नापने के लिए एक होता है मर्कली स्केल। लिक्विड। मर्कली स्केल जो होता है वो इंटेंसिटी को नापता है, ठीक है। इसमें यूनिट होती है 1 से 10। ओके, वो करके भी वो लिक्विड निकलेगी। ओके नेक्स्ट देखो, स्केल ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी। अब देखो अलग अलग जो स्केल के, जो आपको रिक्टर स्केल पे मैंने बताया कि 1 से लेके 10 तक की स्केल के जो रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक आएंगे उनसे क्या क्या होने वाला है उसको देखो। अगर रिक्टर स्केल पे 1 यूनिट है तो उससे क्या होगा, नो फेल्ट एक्सेप्ट अंडर स्पेशल कंडीशंस मोस्टली थ्रू मूवमेंट इन द इंस्ट्रक्शंस। तो 1 इंटेंसिटी का, सॉरी 1 मर्कली स्केल तक का अगर कोई इसमें अर्थक्वेक आता है तो वो आपको फील ही नहीं होगा। 2 वाला जो है फेल्ट बाय सम पीपल स्पेशली दोज ऑन अपर फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग्स, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स में स्विंग। जो खुले जो ऑब्जेक्ट है, जो मतलब हैंगिंग है, वो थोड़ा सा मूव करेंगे। ऊपर जो बिल्डिंग में जो ऊपर वाले फ्लोर है उनको फील होगा वो मूवमेंट। तो 2 जो रिक्टर स्केल है उस पर थोड़ा सा मूवमेंट फील होता है कुछ लोगों को। 3 अगर इसकी स्केल है, रिक्टर स्केल पे 3 यूनिट है, फेल्ट नो नॉट डिसेबलिंग डोर्स, स्टेशनरी ऑटोमोबाइल्स में रोक स्लाइटली। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो स्केल है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें फील होता है, आपको फील होगा वहाँ पे जब वो वाइब्रेशन होगा उसमें। 4 का अगर इंटेंसिटी है तो फेल्ट बाय नियरली एवरीवन। 4 का जो स्केल है वो लगभग सबको फील होता है। सम डिशेज एंड विंडोज आर ब्रोकन। अगर घर में कोई बर्तन है किनारे पे रखे हुए गिर के टूट जाएंगे, विंडो है वो गड़गड़ाहट करेंगे या फिर उसमें दरार आ जाएगी। अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स आर ओवरटर्न, ठीक है, खुले में रखे हुए कोई चीज़ है वो वाइब्रेशन से इधर उधर जाएगी। 5 का है फेल्ट बाय एवरीवन, मैनी पीपल बिकम frightened and run outdoors. Some heavy furniture may move. Some plaster folds of wall. Some plaster folds of the walls. मतलब कि दीवार से जो ये चूना है वो झड़ने लग जाएगा। दरवाजे इधर उधर मूव कर, दरवाजे में मूवमेंट होगा, दीवारों में क्रैक्स आएंगे, लोग बाहर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये फील होता है अच्छे से। 4 से ज़्यादा वाला फील होता है अच्छे से सबको। 6 वाला है मोस्ट पीपल आर अलार्म्ड एंड रन आउटसाइड, डैमेज इज नेग्लिजिबल ऑन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। मतलब कि यहाँ तक की जो स्केल है यहाँ पे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाए ऐसा ये इंटेंसिटी इसमें नहीं होती है। 7 देखो, डैमेज इज स्लाइटली इन स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर्स, कंसिडरेबल इन ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स, मोर इन पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर्स, हैवी फर्नीचर इज
ओवरटर्न। तो इसमें जो है आपको फील होगा और कुछ जो पुराने जो घर हैं वो ढहने के चांस इसमें रहते हैं। 8 का जो है डैमेज इज कंसिडरेबल is especially designed structures buildings shift from their foundations and partially collapse undergo round pipes are broken ground pipes are broken। तो जो अंडरग्राउंड जो पाइप्स है वो टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है 8 इंटेंसिटी का अगर उसमें रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आ रहा है। तो 9 इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक है तो क्या होगा, सम वेल बिल्ट वुडन स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, मोस्ट मेजरी machinery structures are destroyed, the ground is badly cracked, considerable landslides occur in steep slopes। तो यहाँ पे जो है कई बार जो पहाड़ होते हैं उनसे लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं, मतलब कि वहाँ से वो टूट के आ जाएगा, पहाड़ जो है ना वो ढह सकता है, या फिर जो बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स कर जाती है। 10 का है फ्यू, ये बहुत कम आता है। If any majority structures remains standing, rails are bent, broad fisheries appears in the ground। मतलब कि आपको ग्राउंड में भी आपको दरारें देखने को मिलेगी कई बार अगर 10 इंटेंसिटी का वहाँ पे अर्थक्वेक आता है। तो ये अलग अलग इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जिनसे क्या क्या होता है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। अलग अलग इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जो है वो कई बार आए हैं, तो ये यहाँ पे लिस्ट है, इसको देखने से पहले आप फिर से ज्वाइन करो। ओके, अब देखते हैं कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से ऐसे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 4 टाइप के रीजन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वोल्केनिक इरप्शंस, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद फोल्डिंग और फोल्टिंग, और उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसे प्लेट मूव करती है तो जो मोल्टन जो रॉक है, जो कि मेंटल एक लेयर है, वहाँ से वो लिक्विड फॉर्म में उस क्रस्ट को चीरते हुए वहाँ से बाहर आती है मैग्मा, और उससे होता है वोल्केनो। और वोल्केनो जब भी आएगा तो उससे भी वो प्लेट जो है वो वाइब्रेट करेगी और उससे आपका अर्थक्वेक जो है वो फील होगा। ठीक है, तो देखो वोल्केनिक इरप्शन इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अक्सर इसकी वजह से अर्थक्वेक आते रहते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉज्ड बाय गैस एक्सप्लोजन्स सच एज अर्थक्वेक अकर आइदर simultaneously with the eruption or more commonly in the period preceding an eruption। जब कभी भी ये इरप्शन होता है ना, मैग्मा जब बाहर आता है, तब हमेशा ये अर्थक्वेक जो है आपको फील होगा। दे आर जनरली ऑफ शैलो ओरिजिन एंड देयर एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस इज रिलेटिवली स्मॉल एंड रेयरली एक्सिस्ट ए फ्यू हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर। बहुत कम दूरी तक इनका इंटेंसिटी होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को ये फील होता है। देयर इंटेंसिटी हाउएवर मे बी क्वाइट हाई नियर द वोल्केनोज। द वायलेंट इरप्शंस ऑफ क्रेकोटोवा वोल्केनोज बिटवीन सुमात्रा एंड जावा आइलैंड। सुमात्रा और जावा आइलैंड है, इंडोनेशिया की आइलैंड है, उनके बीच में ये इरप्शन होता है जिसको बोलते हैं वोल्केनो। का नाम क्या है? क्रेकोटोवा। ये वोल्केनो है, इसकी वजह से बहुत बार वोल्केनो से आपका जो अर्थक्वेक है वो फील होता है। कोस्ट सच ए सीवर अर्थक्वेक दैट इट्स इम्पैक्ट वाज एक्सपीरियंस्ड एट केप होम, जो कि यहाँ से करीब 12,800 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी इसका एक्चुअल में जो इंटेंसिटी जो है वो फील होती है। द क्रेकोटोवा अर्थक्वेक जनरेटेड 30 to 40 meters high tsunamis which kills over 36,000 people in the coastal area of Java and Sumatra। तो जब कभी ये हुआ, क्रेकोटोवा वोल्केनो से ये इरप्शन हुआ और उससे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, तो वो इतना भयंकर था कि इस आइलैंड के आसपास में ओशियन, और ओशियन में जब ऐसा वेव आएगा, ओशियन में जब ऐसे वाइब्रेशन होगा तो उससे वेव जनरेट होगा, और जो ओशियन में वोल्केनो की वजह से अर्थक्वेक आता है, और उस अर्थक्वेक की वजह से वो जो वेव जो है वो बहुत ही हाई ऐसे वेव चलता है, उसको बोलते हैं सुनामी। तो इससे सुनामी आई ये जावा और सुमात्रा में, और उस सुनामी की वजह से करीब 36,000 पीपुल जो है वहाँ पे मारे गए, और बहुत ही ये भयंकर जो था, मतलब अर्थक्वेक था यहाँ पे। The ash cloud reaches the mesosphere and sound of blast was heard in Central Australia। तो यहाँ से बहुत दूर है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया।
देखो कहाँ पे है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। ये जो रीजन है यहाँ पे है, ये आपका क्राकटोआ आइलैंड, और ऑस्ट्रेलिया देखो ये रहा। तो बहुत दूरी है इन दोनों के बीच की, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका ब्लास्ट का साउंड जो है वो सुनाई दिया था जब ये क्राकटोआ आइलैंड में ये इरप्शन हुआ। और इसमें इरप्शन जो होता है, जब कभी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो आपको पता है कि उसमें गैस निकलती है, उसमें धूल मिट्टी होती है, उसमें बहुत सारी रॉक्स जो है मोल्टन रॉक्स निकलती है। तो जब वो गुब्बारा बना, वो जो डस्ट का गुब्बारा बना, वो आपको मीसोस्फीयर तक भी आपको देखने को मिला। मीसोस्फीयर पता है ना, बहुत ऊंचाई पे ये एटमोस्फेयर में होता है। मीसोस्फीयर थर्ड लेयर, Yes, स्ट्रेटोस्फीयर, sir. सॉरी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और फिर मीसोस्फियर, ठीक है। तो यहां तक भी आपको ये देखने को मिला इसका गुब्बारा। ओके, ऑस्ट्रेलिया में सुनने को मिला, फिलीपींस में इवन 4,800 किलोमीटर अवे इन द इंडियन ओशियन सच वोल्केनो इरप्शंस ऑलवेज रिजल्ट इन सेवर अर्थक्वेक ऑफ हैजार्डियस नेचर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है वोल्केनिक इरप्शन का, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। ओके, नेक्स्ट देखो कौन गया। देखो नेक्स्ट इसमें है प्लेट टेक्टोनिक। Continue. तो प्लेट टेक्टोनिक को आपको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो प्लेट होती है वो कैसे कैसे होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्टिनेंट जो है अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। ऐसे नहीं कि आपको पता लगेगा कि वो प्लेट ऐसे अलग अलग दिखेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो प्लेट जो है वो मूवमेंट कर रही होती है। कोई छोटी प्लेट है, कोई बड़ी प्लेट है। जैसे यहाँ पे देखना आप, ये है एक बड़ी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इतनी बड़ी है। इसमें कनाडा, मेक्सिको, यूएसए सब है, सब कंट्रीज है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये देखो ये रही यहाँ पे। इसके बाद ये अफ्रीकन प्लेट, ये रही। बहुत बड़ी बड़ी होती है ये प्लेट्स और मूवमेंट करती है, फ्लोट हो रही होती है मेल्टन जो रॉक्स होती है उसके ऊपर। अपनी इंडियन की प्लेट भी है, ये देखो ये रही इंडियन प्लेट, ये रही। आपको पता है ना, इंडियन प्लेट पहले अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिली हुई थी, उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ इनका, उसके बाद ये Yes, sir. मूव करी और हिमालय से आके, सॉरी यहाँ पे एशिया से आके टकराई, उससे हिमालय बना। ये सारी चीज़ें मैं आपको ज्योग्राफी में बता चुका हूँ। Yes, sir. ये है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया की प्लेट, बहुत बड़ी प्लेट है। ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन ओशन की इंडियन ओशन प्लेट। ये यहाँ पे नजका प्लेट, ये रही नजका प्लेट, आर्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, और ये है अंटार्कटिक प्लेट। आर्कटिक प्लेट है ये, ठीक है, सॉरी अंटार्कटिक प्लेट है नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये जो प्लेट है एक दूसरे से मिली हुई भी है और एक दूसरे से ये दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है एक दूसरे के ऊपर, मूव करती है ये बहुत, मतलब बहुत प्रेशर डाल के मूव करती है। ऐसे नहीं कि आज यहाँ पे है कल वहां पे पहुंच जाएगी, ऐसे नहीं होता। इनका जो मूवमेंट होता है पूरे ईयर में इतना मूवमेंट होता है 4 सेंटीमीटर। स्केल में देखना, आपका जो स्केल आता है 15 सेंटीमीटर का आता है, पूरे ईयर में ये Yes, ओनली sir. 4 सेंटीमीटर तक चलती है, ठीक है। तो लगभग ये जो मूवमेंट है बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक को समझो, एक्चुअल में होता क्या है। इस तरह से दो प्लेट होती है, एक प्लेट देखो ये रही और एक प्लेट ये इधर। ये देखना, एक प्लेट जो इसके नीचे घुस रही है, ये ऊपर वाली ये जो प्लेट है ये इधर ऊपर जा रही है। तो जब कभी ऐसा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे आके डेडलॉक हो गया, एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ के ऐसे जा रही है, मतलब दूसरी प्लेट को नीचे अपने ऐसे दबा रही है। तो फॉल्ट में वो अटक जाएगी, वहां पे स्ट्रेस डेवलप होगा। जब कभी वो मूवमेंट आगे निकलेगा तो वो अर्थक्वेक में सडन जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। एक मूवमेंट देखो ऐसा होता है, ट्रांसवर्स मूवमेंट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है ये प्लेट, बल्कि एक दूसरे के साइड में ऐसे रगड़ते हुए साइड में निकल जाती है, ठीक है। ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ आ रही है, इस तरह का इनमें मूवमेंट होता है। ओके, Yes, sir. आज भी बेटा इसको रीड करो, प्लेट टेक्टोनिक। It is believed that lithosphere of Earth is not one solid shell surround the mantle, but
is broken into a number of plates which float over the molten magma in the mantle. At the margins of these plates, there is a considerable geological activity such as spreading of sea floor, volcanic eruptions, mountain building, and continental drift. Due to the continuous outflow of magma at various points, the plate boundary boundaries are the primary location of the volcanic activity through the world. When these plates brush past on another, or with when one plate goes under another plate, they cause disturbance in the earth's crust. It is this disturbance which manifests itself in the form of an earthquake. ओके देखो, जो प्लेट टेक्टोनिक होता है उसी की वजह से बहुत सारे अलग अलग फीचर्स डेवलप होते हैं। ओशियन जो होता है ना, ओशियन फ्लोर जिसको बोलते हैं सीस फ्लोर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वहाँ पे कैनियंस बनते हैं, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनते हैं, ड्रिफ्ट बनते हैं, वहाँ पे ये जो आपने देखा होगा ओशियन माउंटेन बनते हैं जो कि ओशियन के अंदर अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं कहाँ पे, किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। ज़्यादा चीज़ पढ़नी है आपको 7th क्लास की जियोग्राफी की बुक में इसका चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये जो प्लेट मूवमेंट होता है इसी की वजह से इस तरह से जब वो फॉल्ट एक दूसरे में फंस के स्ट्रेस डेवलप करते हैं, वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, जब वो रिलीज होता है तो उसमें सडन वाइब्रेशन होता है और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, फोल्डिंग एंड फोल्टिंग। ये जो फोल्डिंग और फोल्टिंग है ये भी ऐसा ही है, जिसमें फोल्डिंग में अभी बताया था ना, फोल्डिंग का मतलब एक प्लेट एक के ऊपर चढ़ गई उसको बोलते हैं फोल्डिंग। फोल्टिंग मतलब कि एक दूसरे के ऐसे वहां पे दरार पड़ गई, एक ऊपर चढ़ गई, एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा ग्रेबन और होस्ट। होस्ट और ग्रेबन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ज्योग्राफी में 7th क्लास में। Yes, sir. तो उसमें होस्ट होता है ऊपर वाली प्लेट, और नीचे वाला जो गड्ढे में जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं क्या, ग्रेबन। तो ये बनते हैं Graben. किससे, ये बनते हैं प्लेट मूवमेंट से। ठीक है, अंजलि बेटा इसको रीड करो। If fracture in a rock along which there has been an observable amount of displacement is known as fault. Earthquake occur when movement of the earth takes place along a line of fracture called a fault. Fault can be found in rocks of all ages, but the likelihood occurring unless the area of plate motion, that is in a zone where one plate move against another. Such zones are known as seismic zones or fault zones. In India, such zones are in Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole northwest, east ran of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic plains, some areas of South India. Seismic zones. ओके देखो, फोल्ट और फोल्टिंग में देखो, फोल्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फोल्डिंग और इसको बोलते हैं फोल्टिंग। ठीक है, इस तरह से प्लेट का मूवमेंट होता है। अपने इंडिया में देखोगे तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर अलग अलग प्लेट में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक तो कश्मीर में हिमालय की वजह से, हिमालय में वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की पहाड़ियाँ खूब सारी है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे इन प्लेट की वजह से ऐसे बनी हुई है। उसमें रन ऑफ कच्छ, इसमें फोल्टिंग देखने को मिलेगी आपको। राजस्थान इंडो गंगेटिक प्लेन्स, उसमें देखने को मिलेगा आपको। साउदर्न इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिस्मिक जोन है जहाँ पे इस तरह के फोल्ट और फोल्डिंग जो है वो प्लेट्स में देखने को मिलते हैं। उसी की वजह से सिस्मिक जो वेव्स है वो जनरेट होती है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव के द्वारा उत्पन्न अर्थक्वेक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। तो इसको रीड करेगी सौम्या।
Human interaction with nature is also one of the main causes of the occurrence of the many of the earthquakes. The extractions of the minerals, deep underground mining, blasting of rocks by the dynamite for the constructions of the roads, dams, and the nuclear poison, etc., might lead to the occurrence of earthquakes of the various intensity and many magnitudes. Many in the sand country are the result of the constructions of the dams and the reservoirs. The earthquakes of 1931 in the Greece has been attributed to Marathon Dam constructed in 1929. The Koyna earthquake of the 1967 in the Satra district of Marathas, Indian was due to the Korean receivers contracted in the 1962. ओके देखो, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मैंने बताया कि जो मानव जो क्रिया करता है, मानव जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन करता है, उनकी वजह से भी ऐसे एंथ्रोपोजेनिक जो अर्थक्वेक है वो आते हैं। जैसे माइनिंग जब करते हैं तो उसमें ब्लास्ट करना पड़ता है, तो ब्लास्ट करेंगे तो वाइब्रेशन होगा और उससे अर्थक्वेक आएगा। डैम बनाएंगे, रिजर्वोयर बनाएंगे, मतलब डैम से पानी को रोकेंगे, रिजर्वोयर से पानी को रोकेंगे। पानी क्या करता है, इतना वेट होता है पानी में, इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, प्रेशर लगाएगा अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, उससे प्लेट में मूवमेंट होगा और उससे अर्थक्वेक आएगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, आपको पता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में बहुत सारी एनर्जी होती है, जब वो रिलीज होती है तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है सरफेस पे, इसकी वजह से भी ये अर्थक्वेक आते हैं। एग्जाम्पल देखो, ग्रीस में एक डैम बनाया गया था, मैराथन डैम 1929 में, उससे इतना पानी इकट्ठा हुआ और उस पानी से इतना वहाँ पे प्रेशर लगा ज़मीन पे कि 1931 में वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक था वो। ठीक है, ये तो हो गई बात ग्रीस की, ग्रीस एक कंट्री है। अब देखो अपने यहाँ पे सतारा डिस्ट्रिक्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे कोयना रिवर फ्लो होती है। कोयना रिवर के पानी को रोकने के लिए वहाँ पे बनाया गया एक कोयना डैम। ठीक है, और कोयना डैम जब बनाया गया था 1962, तो हुआ क्या, कोयना डैम बनाया, पानी इकट्ठा होता गया, इतना पानी इकट्ठा हो गया कि 1967 तक आते आते वो पानी जो है उसने इतना प्रेशर लगाया ज़मीन पे कि वहाँ पे एकदम से, पहले यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आते थे, लेकिन वहाँ पे ये डैम बनने के बाद 1967 में एकदम से अर्थक्वेक आया, वो भी बहुत ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ही उसने नुकसान पहुंचाया था। तो ये एग्जांपल है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जिनकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। बाकी चीज़ें आपने पढ़ ली है, मैग्नीट्यूड और इसमें इंटेंसिटी, ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, अलग अलग डेट में कब कब अर्थक्वेक आए हैं ये आपको रीड करना है। कहाँ पे है ये लोकेशन, आपको ये लोकेशन आपको मैप पे फाइंड करनी है। ठीक है, मैं कल आपसे इसमें ये जो लोकेशन है ना इनके बारे में पूछूंगा। ये जो एरिया लिखा हुआ है ना कहाँ पे है, मैप में बताऊंगा, मैप में आपको इनको लोकेट करना है। तो कल आपका होमवर्क यही है कि आपको इसको मैप पे देखना है कि ये चीज़, ये जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। कल हम इसमें बाकी चीज़ पढ़ेंगे आगे कि अर्थक्वेक आने से क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए अर्थक्वेक आता है, तो ये सारी चीज़ें अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir.